हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। प्यारे बच्चे, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है और आरपीएफ में एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी दोनों एक साथ आई हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो फॉर्म अभी आपका नोटिफिकेशन चल रहा है, आप फॉर्म भर सकते हो। आरपीएफ की वैकेंसी में सिलेबस क्या है, आपको उसमें जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किसका वेटेज कितना होगा, उसके अलावा आपका जो प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और इसमें इस भर्ती में उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जिनकी हाइट यूपी पुलिस के लिए एसएससी जीडी के लिए नहीं कंप्लीट हो पाती है। जैसे आप जानते हैं एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है, यूपी पुलिस में 168 और यहाँ पे मात्र 165। तो यहाँ पर जो बच्चे हाइट की वजह से भी रह जाते हैं उनको भी मौका मिलेगा इस भर्ती में पेपर देने का। तो जो आरपीएफ में कितनी वैकेंसी है, कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है, क्या पे स्केल रहेगा, तो मैं फुल डिटेल आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो बच्चे आरपीएफ का पेपर देने जो है आरपीएफ का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आगे मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से मापदंड होंगे और कौन कौन से मापदंडों पर आपको काम करके फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगा और आपकी फाइनल में सैलरी भी क्या रहेगी। तो नोटिफिकेशन क्या है, क्या वैकेंसी है, डेट क्या है, इंपोर्टेंस डेट्स, और उसके अलावा सैलरी और आपका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, पूरा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये आपके नोटिफिकेशन अभी एसआई और कांस्टेबल दोनों का चल रहा है। तो इसमें कांस्टेबल का डाटा मैंने लिया है और एक और वीडियो में आपको एसआई का भी डाटा बता दूंगा कि एसआई में क्या क्या डाटा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो आवेदन की प्रारंभिक की तिथि थी वो 15 अप्रैल से आवेदन आपके चल रहे हैं। आपके 15 अप्रैल से यहां पर आवेदन चल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने फिल नहीं किया वो फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का कभी इंतजार मत किया करो, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में कभी कभी जो साइट है वो बिजी हो जाती है और बिजी होने के चक्कर में फिर आपको होती हैं समस्याएं। तो इसलिए फिर आप कहते हो कि सर अब क्या करें, फॉर्म नहीं फिल हुआ, तो उन समस्याओं का समाधान आपके हाथ में, आपके पास इनफ टाइम है, जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो 15 अप्रैल से नोटिफिकेशन चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आवेदन को जमा करने की जो समाप्त तिथि रहेगी वो आपकी 14 मई रहेगी, ये आप नोट कर लीजिए। 14 मई को तक आप आवेदन कर सकते हैं रात के 12 बजे से पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 14 मई का इंतजार करते रहो, फॉर्म फिल ना करो। जल्दी से जल्दी फॉर्म कर दो, आप लास्ट डेट का जो है इंतजार करो मत। ठीक है, उसके अलावा जो संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन, जो आपका जो भी संशोधन होना होगा उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 15 मई 2024 से और 24 मई 2024 तक का। अगर कोई भी संशोधन आपको करना है तो आप वो संशोधन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपकी रहेंगी तिथि। कब से आपके फॉर्म भरे गए हैं? 15 अप्रैल से। कब तक भरे जाएंगे? 14 मई तक। तो आप 14 मई से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए जो तालिका है, इसमें इसने कहा है उल्लिखित निम्नलिखित पद के लिए पात्र पुरुष और महिला उम्मीदवारों को आवेदन जो है आमंत्रित किए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पद का नाम है वो है कांस्टेबल कार्यकारी। जो वैकेंसी आरपीएफ में आई है, दो तरह की वैकेंसी आई है। मैंने आपको अभी बताया कि मैं इस वीडियो में कांस्टेबल कार्यकारी, जो कांस्टेबल पद है उसका जिक्र करूंगा। तो कांस्टेबल कार्यकारी आई है, इसमें 7वें सीपीसी के अनुसार लेवल 3 की ये वैकेंसी है। इसमें प्रारंभिक वेतन आपका 21,700 रुपए रहेगा। इसमें मेंशन कर दिया है पहले से ही, वेतन नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो 21,700 रुपए रहेगा। लेकिन सैलरी आरपीएफ की पुलिस की अपेक्षा अच्छी होती है, ये ध्यान रखना। अगर आप पुलिस का जॉब और आरपीएफ के जॉब में देखो तो आरपीएफ का जो जॉब है उसको बच्चे प्रेफर करते हैं और प्रेफर करना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे सुविधाएं भी ज्यादा है, आपकी स्टेशनों पर ड्यूटी रहती है और उसके अलावा पे स्केल भी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और ये जो आपका यूपी पुलिस है ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, तो थोड़ा सा पे स्केल का फर्क पड़ता है, सैलरी ज्यादा होती है। चिकित्सा मानक जो है B1 आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को काउंट की जाएगी और 18 से 28 के बीच में जो बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को यहाँ पर मानक बनाया गया है और इसमें 18 से 28 तक के उम्मीदवार जो है भर सकते हैं। और हमारे पास जो पद हैं वो 4208। तो जो कुल रिक्तियां हैं भाई सभी वो 4208 है। रिक्तियां देखने में थोड़ी कम लग रही हैं, आप देख सकते हो 4000 वैकेंसी है। तो ये आरपीएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो हाँ सभी स्टेट से जो है कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपकी इतनी वैकेंसी है 4208। 18 से 18 वर्ष तक आप इसको फिल कर सकते हो। और इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार उपाय को निर्धारित आयु सीमा के परे 3 वर्ष की छूट शामिल है।
तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कोविड के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आए हैं उसमें आय सीमा में छूट दी गई है। आपने देखा कि पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें आय सीमा में पहले छूट नहीं दी गई थी, लेकिन जब लगा सरकार को कि हाँ भाई ये जरूरी है, हर भर्ती में छूट दी गई है, तो इस वजह से पुलिस भर्ती में भी छूट दी गई थी, इसलिए जो आवेदन है आपके 50 लाख हो गए थे। तो उस चीज को आरपीएफ जो रेलवे बोर्ड है उसने ध्यान रखा है, उसने 3 साल की छूट पहले से ही मेंशन कर दी है, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो कोविड में जो बच्चे किसी भी वजह से जो है कोविड में आपको मौका नहीं मिल पाया, या जो ओवरेज हो गए होंगे कोविड की वजह से, उनको कोई मौका नहीं मिला कांस्टेबल में पेपर देने का, तो उन सभी को मौका मिल जाएगा। इसमें 3 साल की आयु सीमा छूट दी गई है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसके अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हों। मतलब आप जो है आवेदन से पहले जो भी शैक्षिक योग्यता यहां पर डिमांड की गई है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अपियरिंग में आप नहीं भर सकते, कुल मिला के ये है। वैसे तो 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर नकारात्मक अंकन, निगेटिव, भैया निगेटिव मार्किंग भी है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। यहां पर है सीबीटी में नकारात्मक अंकन है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहां पर 1/3 का 1/3 की निगेटिव मार्किंग है भाई। इसमें 1/3 का मतलब है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। तो यहाँ 33.33 की मार्किंग है, ये ध्यान रखना, इस बात को याद रखना। कोई भी तुक्का मत लगाना, सही से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। इन पदों को निश्चयजनक से उपयुक्त रूप से पहचाना नहीं गया है, इसलिए इन्हें सामाजिक न्याय, ये कोई जो है विकलांग व्यक्तियों का अवसर जो अलग को ही नोटिस है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीयता। तो आप जानते हो भारत के नागरिक होने चाहिए आप। आयु सीमा 1 जुलाई 2007 को मानक माना गया है, 18 से 25 वर्ष तक है, लेकिन 3 साल कोविड की वजह से यहाँ पे छूट दी गई है, तो इस वजह से 18 से 28 वर्ष तक का ये हो गया है आपका। वैसे 18 से 25 होता है। सामान्यतः जो निर्धारित आय होती है, वो 18 से 25 होती है आरपीएफ में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 28 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 28 तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये कोविड-19 की वजह से जो है छूट दी गई है। यहाँ पर देखो दिया गया है, जो आयु सीमा पार कर चुके हैं, कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, उनके लिए राहत दी गई है और 3 वर्ष की जो है छूट दी गई है। तो ये यहाँ पर पॉइंट जो है नोट करने वाला है। तो जो बच्चे ओवरेज हो गए वो ये मत बैठ जाना कि भाई हमारी तो 25 से ज्यादा होगी, हम नहीं दे सकते। इसमें 3 साल की छूट का है प्रावधान, तो आप दे सकते हो। शैक्षणिक योग्यताएं, कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता जो है दी गई है, तो इसमें आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि तक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए शैक्षिक योग्यता। और शैक्षिक योग्यता क्या क्या है देखो, वो देखते हैं। इसके बाद देखिए परीक्षा शुल्क आता है आपका। शैक्षिक योग्यता आपको पता है कांस्टेबल में इंटरमीडिएट और आपका होना चाहिए। अगर आपने कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके हाथ में जो है मार्कशीट होनी चाहिए पहले से ही, और आप जो है आयु सीमा के अंदर आने चाहिए 18 से 28 के बीच में। 3 साल यहाँ पे महामारी की वजह से, कोविड की वजह से छूट दी गई है, वैसे 18 से 25 होता है। तो देखो भाई परीक्षा शुल्क यहाँ पर जरा ध्यान से देख लेना आप। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रावधान है परीक्षा शुल्क में। केंद्रीय रोजगार सूचना के अंतर्गत यहाँ पर सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, चाहे आपके नीचे क्रम 2 में उल्लिखित वर्ग के अलावा, तो उसमें 500 रुपये जो है परीक्षा शुल्क है। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क 500 रुपये में से 400 रुपये की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रवाह काटकर शेष राशि को वापस किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि 500 रुपये वैसे शुल्क है, लेकिन इसमें 400 रुपये की राशि में बैंक प्रवाह काटकर बाकी जो धनराशि है वो आपकी वापस की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक महिलाएं, इनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, और इनको भी उसी कंडीशन के अनुसार वापस किया जाएगा बाद में, ठीक है, ये प्रावधान है। उसके बाद देखिए भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। आपका सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी पीईटी, फिर शारीरिक मापन परीक्षण होगा पीएमटी, और फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो आपकी अगर हम भर्ती प्रोसेस की बात करें, भर्ती प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो भर्ती प्रोसेस में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मतलब ये स्पष्ट कर दिया है कि आपका पेपर ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट। तो आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन नहीं होना, ये माइंड में बिठा लेना। शारीरिक दक्षता पीईटी, जिसे आप फिजिकल बोलते हो, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये रहेगा आपका प्रोसेस। तो इसमें देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का स्तर जो 10वीं मैट्रिक स्तर का होगा, यहां पर देख लो 10वीं और मैट्रिक स्तर का होगा। सीबीटी पैटर्न और पाठ्यक्रम, कुल अवधि जो है आपको 90 मिनट दी जाएगी भाई।
आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न होंगे 120 और इसने कहा है उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रयास नहीं किए प्रश्नों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप प्रयास करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो 1/3 की नेगेटिव होगी। मतलब 90 मिनट में आपको 120 प्रश्नों का उत्तर करना है ना। 90 मिनट का समय मिलेगा, 120 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखते चलना भाई। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने अभी बताया था। अगर कोई बच्चा प्रश्न सही करता है तो 1 अंक दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता है तो ना उसका कटेगा ना उसको दिया जाएगा। और अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है और गलत होता है तो उसका 1/3 काट लिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव रहेगी। ये है। तो कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा भाई, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन जब कई शिफ्टों में पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता भी है। इस बार तो आप देख रहे हो पुलिस का ऑफलाइन पेपर हुआ था, फिर भी उसमें नॉर्मलाइजेशन का पहले से डाल दिया था। तो नॉर्मलाइजेशन की जो है यहां पर भी प्रक्रिया होगी। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत यूआर और ये यहां पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका पीईटी कैसा रहेगा। पीईटी के लिए मापदंड क्या है। तो श्रेणी कांस्टेबल पुलिस, तो कांस्टेबल पुरुषों के लिए भाई 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जो 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ रहेगी जो 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी जो इनको 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी। तो महिलाओं के लिए जो शारीरिक मापदंड है, महिलाओं के लिए जो मापदंड है उसमें 800 मीटर की दौड़ है 3 मिनट 40 सेकंड में, है ना। और जो पुरुषों के लिए है, अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए 1600 मीटर है 5 मिनट 45 सेकंड में। फिर देखिए पुरुषों के लिए लंबी कूद रहेगी 14 फीट और ऊंची कूद रहेगी 4 फीट। मतलब 4 फीट तो आपको ऊंचा कूदना है और 14 फीट आपको लंबा कूदना है। और महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगी लंबी कूद और 3 फीट रहेगी ऊंची कूद। तो ये महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड है आपका पीटी और ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए दौड़ रहेगी 1600 मीटर, टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड, लंबी कूद 14 फीट रहेगी और ऊंची कूद 4 फीट रहेगी। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ रहेगी 3 मिनट 40 सेकंड में, 9 फीट लंबी कूद रहेगी और 3 फीट ऊंची कूद रहेगी। उसके बाद आइए आपका पीएमटी मीजरमेंट। तो मीजरमेंट में देखिए बच्चों, पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। जो आपके ईडब्ल्यूएस के हैं या तो वो जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, उन सभी के लिए तो 165 रहेगी, 165 सेंटीमीटर। एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी। और गढ़वालियों, गोरखियों, मराठों, डोगरा और कुमाइयों और सरकार द्वारा विनिष्ट अन्य श्रेणी के लिए 163 सेंटीमीटर रहेगी। ये तो हाइट का मेजरमेंट है। 165 सबके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, 160 एससी एसटी और 163 इनके लिए। महिलाओं की बात करें तो 157 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, 152 सेंटीमीटर एससी एसटी और 155 सेंटीमीटर ये यहां पर मेंशन किया गया है, गढ़वाली, गोरखों, मराठों, डोगरा इन सब के लिए रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अविस्तारित, ये जो है चेस्ट जो है, चेस्ट में जो महिलाएं हैं उनका मेजरमेंट नहीं होगा। पुरुषों के लिए जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में है उनकी अविस्तारित चेस्ट जो है वो 80 होनी चाहिए और विस्तार के बाद 85 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है हर फिजिकल में। और आपका जो है अविस्तारित 76.2 और 81.2 होना चाहिए एससी एसटी वालों का। और यहां पर जो बाकी ये हैं इनका 80-85 है, चेस्ट में कोई छूट नहीं है इनको। तो इस तरह से ये रहेगा। तो ये रहेगा। फिर इसके बाद जब आपका ये पीईटी पीएमटी हो जाएगा, रिटर्न आपका हो ही गया, जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप बन जाओगे आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल, ठीक है बच्चों। और आपकी सैलरी जो है मैंने बताई थी, इनिशियल सैलरी 21,700 रहेगी। अगर और कोई डाउट आपको पूछना है आरपीएफ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा एक और वीडियो के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।